युवराज की गुस्से भरी बातें सुनकर एक मीडिया रिपोर्टर सामने आकर माइक युवराज के पास करते हुए कहती है, मिस्टर गोयल, आप हमारे रिपोर्टर के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। वैसे भी आपने हमें बताया नहीं इस लड़की के बारे में, तो हम इस लड़की का न्यूज़ आराम से बना सकते हैं। आपका कोई अधिकार नहीं होता है हम मीडिया वालों को रोकने का। उस लड़की की बात सुनकर सुहाना को एहसास हुआ यह आवाज काफी पास से आ रहा है। यह एहसास होते ही सुहाना तुरंत पीछे मुड़ गई। जैसे ही सुहाना पीछे मुड़ती है उसकी नज़र युवराज पर पड़ती है। युवराज का पीठ सुहाना को दिखाई दे रहा था, लेकिन साथ ही सुहाना ये देखकर हैरान थी कि कैसे युवराज उन मीडिया वालों को गुस्से में देख रहा है। वहां का माहौल गंभीर हो चुका था। सबसे ज्यादा सुहाना डर रही थी। यह सब देखकर सुहाना को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वह कभी भी मीडिया वालों की नज़रों में नहीं आना चाहती है, क्योंकि वह जानती है अगर मीडिया वाला उसका वीडियो या फिर फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया तो उसके परिवार को पता करने में जरा भी समय नहीं लगेगा वह कहाँ। ये सोचकर सुहाना जल्दी से युवराज के पीछे छुप गई। छुपने के चक्कर में सुहाना ने पीछे से युवराज को कसकर पकड़ लिया। जब युवराज एक मीडिया रिपोर्टर को कॉलर पकड़कर गुस्से में देख रहा था, तभी उसे महसूस हुआ किसी ने उसको कसकर पकड़ा है। वह धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो उसका नज़र सुहाना पर गया। सुहाना का शरीर कांप रहा था। ये देखकर युवराज अपने गुस्से को कंट्रोल किया। हालांकि सुहाना के टच करने की वजह से उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था, पर मीडिया वाले के होने की वजह से वह फिलहाल के लिए गुस्सा करना ठीक नहीं समझा। युवराज ने गुस्से में उस रिपोर्टर को देखते हुए कहता है, मैं जानता हूं कि तुम मीडिया वालों की हरकत कभी ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं तुम मीडिया वालों किसी का भी फोटो लेकर उसे वायरल करने की कोशिश करो। तुम्हें किसने अधिकार दे दिया हमारे फैमिली मैटर में घुसने का? तुम सबको यहाँ बुलाया गया था क्योंकि आज युवराज गोयल का रिसेप्शन था। जब तुम लोगों का काम हो चुका है तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारे हेड से बात करके तुम्हारी नौकरी को छीन लूँ। युवराज की गुस्से भरी बातें सुनकर मीडिया वाला घबरा चुका था। वह जानता था युवराज का एक ऑर्डर मिलते हैं उन सब की नौकरी जा सकती है। ये सोचकर जल्दी से सारी मीडिया वाले वहां से चले गए। युवराज ने जिस रिपोर्टर का कॉलर पकड़ा था वो रिपोर्टर भी जल्दी से युवराज से छूटकर भाग गया। कौशल्या गोयल अभी भी कंफ्यूज थी। जब उन्होंने देखा सारे मीडिया वाले वहां से चले गए हैं, अब घर में सिर्फ घर के लोग ही मौजूद है, तो वह गुस्से में युवराज के पास आकर कहती है, क्या तमाशा बना रखा है तुम दोनों ने? युवराज, मैंने तुम्हें कल कहा था ना ऐसा कोई भी तमाशा मत करना जिससे मुझे फालतू का तुम पर गुस्सा होना पड़ेगा। जब तुम्हारी शादी सुहाना से हो चुकी है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सभी के सामने नंदिनी को अपनी बीवी कहने का? आज मैं सुहाना को तुम्हारी बीवी बनाकर लेकर आ रही थी ना, तो तुमने नंदिनी को सभी के सामने इंट्रो क्यों करवाया? कौशल्या गोयल की बात सुनकर युवराज का नज़र सुहाना पर गया जो ठीक उसके पीछे छुपी हुई थी। सुहाना अभी भी युवराज के कपड़े को कसकर पकड़ी थी। जब युवराज ने ये देखा तो वह गुस्से में सुहाना को खुद से धक्का देते हुए चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुम्हारी मदद क्या कर दी? तुम मेरे पीछे चिपक गई। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करता ना तो तुम्हारी इज्जत इस समय पूरा दुनिया देख रहा होता। जब कपड़े पहने नहीं आते ही तो कपड़े पहनकर क्यों आती हो? चुपचाप कमरे में रह सकती थी। और तुम्हें किसने कह दिया युवराज गोयल, तुम जैसी घटिया लड़की को अपनी पत्नी बनाकर पूरे दुनिया को दिखाएगा? मैं इतना पागल इंसान नहीं हूँ जो तुम जैसी धोखेबाज लड़की को अपनी पत्नी मानूं। युवराज की बात सुनकर कौशल्या गोयल हैरान थी, लेकिन जब युवराज ने सुहाना को धक्का दिया था तब कौशल्या गोयल जल्दी से सुहाना को पकड़ ली थी, जिस वजह से सुहाना जमीन पर गिरते गिरते बच गई थी। सुहाना की आंखों में आंसू आ चुके थे। उसे युवराज का हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि उसे यह बात अच्छे से पता था युवराज जो कह रहा है वह बिल्कुल सही है। इन सब में सबसे ज्यादा गलती उसकी है। कोई भी इंसान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी शादी उस इंसान से हो जाए जिसे वह जानता तक नहीं है। युवराज ने जब देखा सुहाना रो रही है तो वह गुस्से में दांत पीसकर कहता है, मेरे सामने ये रोने का ड्रामा बिल्कुल भी मत करना। जितना तुम शांत दिखती हो ना उतनी मुझे लगती नहीं हो। मुझसे धोखे से शादी करके तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है ना? मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझसे शादी करने का अंजाम क्या होता है। पूरे घर वालों को तुमसे नफरत होती है, लेकिन शुक्र मनाओ कि दादी तुम्हारे साइड है, इसीलिए तुम अब तक इस घर में टिकी हुई हो। वरना मेरी दादी ने कह दिया ना कि तुम इस घर से निकल जाओ तो मैं खुद तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकाल फेंकूंगा। युवराज की ऐसी बातें सुनकर कौशल्या गोयल गुस्से में युवराज को देखते हुए कहती है, बहुत हो गया युवराज, क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? लड़कियों से तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? और हाँ, तुम्हें किसने परमिशन दिया बिना मुझसे पूछे नंदिनी को सबके सामने लाने को? कौशल्या गोयल की बात सुनकर युवराज ने एक नज़र अपनी दादी को देखा, फिर शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए नंदिनी को अपने पास आने का इशारा किया।
युवराज के इशारे को देखकर नंदिनी मुस्कुराते हुए युवराज के पास आकर खड़ी हुई तो युवराज ने नंदिनी के हाथ को पकड़ा, फिर कौशल्या गोयल को देखते हुए कहने लगा, नंदिनी से मैं प्यार करता हूँ और मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ इस घर में सबसे ज्यादा आपकी चलती है दादी, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा सही हो, लेकिन इस बार आप गलत हो। क्योंकि आपको पता है मेरी शादी नंदिनी से होने वाली थी, तो फिर आपने कैसे सोच लिया कि मैं इस जैसी घटिया लड़की को अपनी पत्नी बनाकर लोगों से मिलवाऊंगा। युवराज की बात सुनकर कौशल्या गोयल गहरी सांस लेती है। युवराज कुछ समझाना बेकार है, क्योंकि सुहाना ने जो गलती किया है ना, उसका गुस्सा होना युवराज के लिए सही भी है। एक समय के लिए तो वह खुद सुहाना के गुस्सा हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं नंदिनी की शादी युवराज से नहीं हुई, जिस वजह से उन्होंने सुहाना को अपना लिया था। पर अब युवराज को कैसे मनाए, ये सोचने वाली बात थी। अनिकेत जो अपने भाई की बातों को सुन रहा था, जब उसने देखा सुहाना अभी भी रोए जा रही है, तो वह युवराज को देखते हुए कहता है, भाई जब आप नंदिनी को सभी के सामने लेकर आ ही गए थे, तब आपने अचानक से सुहाना भाभी के बीच में आकर तमाशा क्यों बना दिया। अनिकेत की बात सुनकर नंदिनी आंखें छोटी करके उसे देख रही थी, क्योंकि अनिकेत उस नाम से बुला रहा था और सुहाना को भाभी कहकर यह सोचकर नंदिनी गुस्से में मुट्ठी बंद कर लेती है। वहीं युवराज अपने छोटे भाई की बातों को सुनकर सुहाना को देखते हुए कहता है, मैं इस लड़की का मदद करने के लिए आया था, क्योंकि इस लड़की का कपड़ा पीछे से खुला हुआ है। अगर मैं सही समय पर नहीं आता ना, तो वह मीडिया वाला इसका फोटो निकालकर सोशल मीडिया पर वायरल कर चुका होता, क्योंकि सभी लोगों ने इस लड़की को गोयल मेंशन में देखा है, और जब न्यूज़ वायरल होता तो हमारा पूरा परिवार का नाम इन सब में जरूर आता। मीडिया वाले तो यही कहते न्यूज़ में कि गोयल मेंशन में मिली एक ऐसी लड़की जिसको कपड़े पहनने का ढंग नहीं है। युवराज की बात सुनकर कौशल्या गोयल की नज़र सुहाना के कपड़ों पर, क्या सुहाना का कपड़ा पीछे से खुला हुआ था। ये देखकर कौशल्या गोयल गुस्से में युवराज से कहती है, बस युवराज बहुत हो गया तुम्हारा, एक लड़की के लिए उसकी इज्जत बहुत होती है, लेकिन तुमने अपनी पत्नी का अपमान किया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम मेरे पोते हो, इतने दिन से तुम मेरे साथ रहकर ड्रामा कर रहे थे, लगता है नंदिनी का असर तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही हो चुका है, तभी तो तुम नंदिनी जैसी बातें कर रहे हो। देखो युवराज, मैं मानती हूँ सुहाना ने तुमसे धोखे से शादी की है, लेकिन यह मत भूलो कि सुहाना तुम्हारी पत्नी है। दूसरी बात, भले ही तुम उसे पत्नी के रूप में स्वीकार मत करो, लेकिन सुहाना इस घर की बहू है। और हाँ, तुम जो सपने देख रहे हो ना कि मैं तुम्हारा और सुहाना का तलाक करवा दूंगी, तो ये सपने तुम भूल जाओ, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा और सुहाना का तलाक होने नहीं दूंगी। अगर आज तुम मीडिया वालों के सामने नंदिनी को लेकर नहीं आए हुए होते ना, तो एक समय के लिए मैं तुम्हारा और सुहाना का तलाक करवाने के लिए तैयार हो जाती, लेकिन तुम्हारी आज की हरकत को देखने के बाद मैंने फैसला ले लिया है, तुम और सुहाना पति पत्नी बनकर इसी घर में रहोगे। अगर तुम दोनों ने तलाक लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा बिजनेस खत्म कर दूंगी। कौशल्या गोयल नाम है मेरा, इस घर की शान हूँ मैं। अगर तुम सबको पाल पोस कर बड़ा की हूँ ना, तो 1 मिनट के अंदर मैं ये खानदान को खत्म कर सकती हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारे दादाजी मरने से पहले मुझे कह कर गए थे, इस घर का सबसे बड़ा पोता जो होगा उसको पूरा बिजनेस संभालने के लिए दिया जाए। तुम्हारे दादाजी की ख्वाहिश पूरा करने के लिए मैंने वह सब कुछ किया जो मुझे करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नंदिनी से अभी भी प्यार है तो तुम नंदिनी के साथ आराम से रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ नंदिनी ने जरूर तुमसे कहा होगा, तुम जो बिजनेस डील के लिए उसे शादी करने वाले थे, वह बिजनेस डील वह तुम्हें देख कर रहेगी और तुम उसकी बातों में आ गए होंगे, इसीलिए तुम उसे दुनिया वालों की नज़रों में लेकर आ गए। लेकिन नंदिनी दुनिया वालों की नज़रों में होगी तुम्हारी पत्नी। घर में अगर कोई भी नंदिनी को तुम्हारी पत्नी के रूप में देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर कौशल्या गोयल गुस्से में पूरे परिवार को देखती है, फिर सुहाना को लेकर चुपचाप वहां से चली जाती है। इतने सालों बाद आज सब ने कौशल्या गोयल के गुस्से को देखा था, खास करके युवराज। युवराज को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था उसकी खुद की दादी उसके बिजनेस को खत्म करने की बात करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे एहसास हो चुका था उसकी दादी ऐसा क्यों कह रही है। ये सोचकर युवराज नंदिनी का हाथ छोड़कर गुस्से में अपने कमरे में चला गया। जब नंदिनी ने देखा कैसे युवराज उसे अकेला छोड़कर चला गया है, तो वह गुस्से में उसे जाते हुए देखती रह गई। निशा ने जब देखा उसकी बहन अब अकेली पड़ गई है, तो वह जल्दी से अपनी बहन के पास आती है। नंदिनी अभी भी गुस्से में जाते हुए युवराज को देख रही थी। ये देखकर निशा नंदिनी को धीरे से कहती है, नंदिनी दी, अपने गुस्से को कंट्रोल करो, यह मत भूलो अभी हम कोयल मेंशन में हैं, यहाँ सारे लोगों की नज़र इस समय आपके ऊपर है। अगर किसी को भी शक हो गया कि आप इस समय युवराज को गुस्से में देख रही हैं, तो आपका सवाल उठेंगे। ये कहकर निशा नंदिनी का हाथ पकड़ के चुपचाप घर से बाहर निकल गई।
क्योंकि वह जानती थी इस समय नंदिनी का उस घर में रहना सही नहीं होगा। ऑलरेडी बहुत बड़ा तमाशा हो चुका है। सुहाना का कमरा। सुहाना कपड़े बदलकर वॉशरूम से निकलकर सीधे कमरे में आई। कमरे में आते ही उसने देखा कौशल्या गोयल गुस्से में इधर से उधर घूम रही है। उन्हें ऐसे देखकर सुहाना डरते हुए उनके पास आकर कहती है, दादा दादी माँ। सुहाना की आवाज को सुनकर कौशल्या गोयल के कदम वहीं रुक गए। उन्होंने एक नज़र सुहाना को देखा, फिर गुस्से में कहने लगी, दादी मत कहो मुझे। तुम इतनी डरपोक कैसे हो सकती हो? वहाँ युवराज सभी के सामने तुम्हारा इंसल्ट कर रहा था और तुम हो कि उसकी बातों को बड़े आराम से सुन रही थी। मैं जानती हूँ वह मेरा पोता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरा पोता किसी भी लड़की को गलत शब्द बोलकर उसे शर्मिंदा करेगा। तुम्हें कुछ बोलना चाहिए था उसे, भले ही बाद में वह जो करता हूँ मैं देख लेती। कौशल्या गोयल की बात सुनकर सुहाना घबराते हुए कहती है, मैं इसलिए उन्हें कि कुछ नहीं बोली क्योंकि गलती यहाँ मेरी थी। मैंने उनसे धोखे से शादी की है तो उनका मुझ पर गुस्सा करना भी सही है। सारी गलती मेरी है। अगर मैंने उनसे धोखे की शादी नहीं की होती तो मैं उनको जवाब देती, लेकिन यहाँ पर गलती पूरी तरह से मेरी है तो इसीलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। और वैसे भी आपने ही तो कहा था वह बहुत गुस्से वाले हैं। कहीं मेरे कहे हुए शब्द से उन्हें और गुस्सा आ गया और वह कहीं मुझे मारने के लिए कुछ करना दे। सुहाना की बात सुनकर कौशल्या गोयल गहरी सांस लेती है। वो समझ गई थी सुहाना एक मासूम लड़की है जो हर एक इंसान से डरती है। पर क्यों डरती है ये तो नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि सुहाना बचपन से ही लोगों से दूर रही है, जिस वजह से वह अनजान लोगों को देखकर डरती है। ये सोचकर कौशल्या गोयल सुहाना से कहती है, देखो नीचे मैंने सभी से कह दिया है, तुम घर की बहू हो और मेरे पोते की पत्नी, तो उस अधिकार से अब तुम्हें मेरे पोते के साथ उसके कमरे में रहना पड़ेगा, क्योंकि अब घर में कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना, गलती से भी युवराज को और गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि युवराज अगर अपने गुस्से पर आ गया तो मैं उस समय कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। आज मैंने तुम्हारा साथ दिया क्योंकि युवराज ने गलत किया था, लेकिन मैं हर समय तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। तुमने मेरे पोते से धोखे से शादी की, यह जानने के बावजूद भी मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ, क्योंकि जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वह होकर रहता है और कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी या किसी और की किस्मत बदल दे। इसलिए मेरी बात कान खोलकर सुन लो, यहाँ रहना है तो मेरे कहने पर ही रहना, जैसा जैसा मैं करने को कहूँगी वैसा ही करना। और हाँ, कोशिश करना युवराज नंदिनी से दूर रहे, क्योंकि अब तुम युवराज की पत्नी हो तो उस हक से अगर नंदिनी युवराज के पास रहने लगेगी तो युवराज से पहले मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। कौशल्या गोयल की बात सुनकर सुहाना हैरान होकर कहती है, ये आप क्या कह रही है दादी? जहाँ तक मुझे पता है युवराज जी की शादी उनकी प्रेमिका नंदिनी से हो रही थी और इसमें आप सब पूरे घर वाले बहुत खुश हैं, तो फिर आप आज मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं खुद युवराज जी और नंदिनी को अलग कर दूं? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं उन दोनों के बीच नहीं आना चाहती हूँ। मैंने गलती से शादी की है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं उन दोनों के बीच आकर उन दोनों के रिश्ते को खराब करूँ। सुहाना की बात सुनकर कौशल्या गोयल गुस्से में कहती है, क्या तुम बेवकूफ़ हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं समझाया है? अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम कह रही हो तुम्हारा पति किसी और लड़की के साथ रहेगा तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। एक समय पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मुझे बहुत दिक्कत है। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन जैसा मैं करने को कह रही हूँ वैसा करो, और अगर मुझे पता चला तुम मेरे कहे हुए शब्दों को नकार रही हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात याद रखना। ये कहकर कौशल्या गोयल गुस्से में उस कमरे से बाहर निकल गई। कौशल्या गोयल को जाते हुए देखकर सुहाना रोते हुए बैग पर बैठ गई। जब कौशल्या गोयल ने सुहाना से कहा था उसे उसकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया है तो उसे काफ़ी बुरा लग रहा था, क्योंकि यह बात सच था। बचपन से ही उसको उसकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, ना ही कुछ समझाया। ये सोचकर सुहाना रोते हुए खुद से कहती है, पापा आप कहाँ चले गए हो? प्लीज़ वापस आ जाओ ना, मुझे उस घर में नहीं रहना है। आप मुझे अकेले छोड़कर उस घर से तो चले गए हो, लेकिन आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। उस घर में रहने वाले सारे लोग दरिंदे हैं, जब से आप गए हो तब से वह लोग मुझे रोज मारते हैं। आपने मुझे अकेला छोड़कर जाने का फैसला क्यों लिया? पापा कहाँ हो? मुझे आप चाहिए, क्योंकि एक आप ही हो जो मुझसे बहुत प्यार करते हो और एक आप हो जिसे मैं सब कुछ बताती हूँ। प्लीज़ अब वापस आ जाओ ना, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं दरिंदे के घर से बाहर निकलकर दूसरे दरिंदे के घर में आ गई हूँ। पूरी दुनिया में आपके अलावा कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मुझसे प्यार करता है। अगर मुझे पता होता मैं जिस इंसान से शादी करने के लिए मंडप पर बैठी हूँ वह इंसान भी इतना खतरनाक होता तो मैं कभी भी शादी करने के लिए मंडप पर नहीं बैठती। लेकिन मैं करती तो करती क्या? आपकी दूसरी बीवी ने तो मेरे पीछे गुंडे भेज दिए थे।
आपने मेरा नाम पर पूरा प्रॉपर्टी करके बहुत गलत किया। उस प्रॉपर्टी के चक्कर में आपके दूसरी बीवी मुझे मारने तक का प्लान बनाने लगी। वह तो शुक्र था कि मैं बड़ी मुश्किल से बचकर वहां से भाग गई, लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा है, कहीं मेरे उस दरिंदे परिवार को पता ना चल जाए मैं कहाँ हूँ। आप होते तो मैं बिल्कुल भी नहीं डरती। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे साथ है। आपने ऐसा क्यों किया? मुझे आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। ये कहकर सुहाना फूट फूट कर रोने लगी। सुहाना जब 18 साल की हुई थी तभी उसके पापा ने बिना किसी को बताए घर छोड़कर जाने का फैसला लिया था। किसी को ये भी नहीं पता है कि सुहाना के पापा जिंदा है भी या नहीं है। सुहाना के घर में उसकी सौतेली माँ, साथ ही उसकी 2 सौतेली बहन और उसके चाचा चाची रहते हैं। जब उसके पूरे सौतेले परिवार को ये पता चला कि सुहाना के नाम पूरा प्रॉपर्टी है तो सारे लोग मिलकर सुहाना को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसा लिए थे। और जैसे ही सुहाना 25 साल की हुई तो सारे लोग उसे मारने का प्लान बनाने लगे। सुहाना की सौतेली माँ ने बहला फुसलाकर सुहाना का सिग्नेचर प्रॉपर्टी पेपर पर करवा लिया था। उसके बाद उन्होंने सुहाना को मारने का प्लान बनाया था ताकि सुहाना का किस्सा ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और यही वजह था जो सुहाना अपने ही परिवार से इतना डरती है। उसकी सौतेली माँ ने 8 साल तक उसको इतना मारा जिसके बावजूद वह अनजान लोगों को देखकर भी डरने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ मेहरा मेंशन नंदनी अपनी बहन निशा के साथ अपने घर आ चुकी थी। जब निशा ने देखा नंदनी काफी गुस्से में है तो वह नंदनी को समझाते हुए कहने लगी, देखो नंदनी दी, मैं जानती हूँ आज जो हुआ है गोयल मेंशन में, वह सब देखकर आपको काफी गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप उस घटिया लड़की के बारे में सोचकर अपना गुस्सा क्यों बर्बाद कर रही हो? आपको तो खुश होना चाहिए कि युवराज जीजू आपके साथ हैं। उन्होंने आपके लिए दादी से भी लड़ लिया। और आपको तो सबसे ज्यादा खुशी इस बात से होना चाहिए कि पूरी दुनिया को ये पता चल चुका है कि आपकी शादी युवराज जीजू से हो चुकी है। निशा की बात सुनकर नंदनी गुस्से में उसे देखते हुए कहती है, पूरी दुनिया को पता चल गया है लेकिन शादी हुई नहीं है। मैंने सोचा था जैसे ही मेरी युवराज से शादी होगी मैं युवराज के सारे प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लूंगी, फिर उस कौशल्या गोयल को धक्के मारकर घर से निकालूंगी, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी दुश्मन वही है। लेकिन तुमने सुना नहीं उस कौशल्या गोयल की बात को? उसकी बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी शादी युवराज से होने देना ही नहीं चाहती थी। उन्हें तो ये जानकर खुशी हो रही है कि मेरी शादी युवराज से नहीं हुई है। तुमने देखा नहीं कैसे वह पूरा समय उस घटिया लड़की का साथ दे रही थी? नंदनी की बात सुनकर निशा गहरी सांस लेकर कहती है, मैं जानती हूँ, पर गुस्सा करके कुछ नहीं होगा, उल्टा अपने ही जाल में फंस जाओगी। तुम्हारी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? जीजू अभी भी तुम्हारे कंट्रोल में है। वह तुमसे इतना प्यार करते हैं कि उस घटिया लड़की के बारे में ना सोचकर तुम्हारे बारे में सोचे। सबसे पहले मेरी बात मानो, कल अपना सारा सामान लेकर गोयल मेंशन चली जाना, क्योंकि अब जब पूरी दुनिया को पता चल चुका है युवराज गोयल की पत्नी हो, उस हक से तुम्हें उसे घर में रहना चाहिए। युवराज जीजू ने तुमसे शादी नहीं की तो क्या हुआ? तुम उसकी पत्नी बनकर घर में तो रह सकती है। और अगर युवराज जीजू की दादी ने कुछ कहा तो युवराज जीजू तुम्हारे साथ है तो तुम्हें डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम उस घर में रहकर युवराज पर अपना कंट्रोल करना। निशा की बात सुनकर नंदिनी के होठों पर खितान भरा मुस्कुराहट नजर आने लगा। वह मुस्कुराते हुए निशा को देखकर कहती है, तुम सही कह रही हो, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। मुझे तो बस कैसे भी करके उस घर में जाना था। अब चाहे शादी होने के बाद जाऊं या शादी ना होने के बाद जाओ, उस घर में सिर्फ कौशल्या गोयल मुझे पसंद नहीं करती है, लेकिन पूरा परिवार मुझे एक बहू के रूप में देखता है। यहाँ तक कि युवराज की पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए राजी है। तो मैं खुशी खुशी उस घर में कल जाऊंगी। उसके बाद मैं वो करूंगी जो उस कौशल्या गोयल ने भी नहीं सोचा होगा। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए निशा को देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ गोयल मेंशन में रात का समय, शादी के तमाशे के बाद किसी का भी मन नहीं कर रहा था एक साथ डिनर करने का, जिस वजह से सब ने अपने ही कमरे में डिनर मंगवा लिया था। सुहाना इस समय युवराज के कमरे से कुछ दूरी पर खड़ी थी। कौशल्या गोयल ने उसे कहा था आज से वो युवराज के कमरे में रहेगी, लेकिन उसे युवराज के कमरे के पास जाने में ही डर लग रहा था। एक तरफ खाई, दूसरी तरफ से कुआ, आगे जाएगी तो युवराज के चंगुल में फंसेगी, पीछे जाएगी तो कौशल्या गोयल के चंगुल में फंसेगी। उसको दोनों तरफ फंसना ही था। ये सोचकर वह युवराज के कमरे के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। सुहाना ने अपना एक हाथ दरवाजे के कोनों पर रखा, वही दूसरे हाथ से धीरे से दरवाजा को खटखटाती है। उसने 2 ही बार तो दरवाजा को खटखटाया था, तभी युवराज दरवाजे को खोलता है। युवराज ने जैसे ही अपने सामने सुहाना को देखा, उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी। सुहाना की नजरें भी युवराज की नजरों को देख रही थी। युवराज की आंखों को इतना लाल देखकर सुहाना डर से कांपने लगी। युवराज ने सुहाना को गुस्से में देखते हुए कहा,
तुम्हारी भलाई इसी में है, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारा शक देखकर घिन आता है। ये कहकर युवराज ने बिना सुहाना के हाथ को देखे गुस्से में दरवाजे को बंद कर दिया। सुहाना का एक हाथ दरवाजे के कोनों पर था, जिस वजह से जैसे ही युवराज ने दरवाजा बंद किया तभी सुहाना का हाथ अंदर दब गया। जैसे ही सुहाना को दर्द महसूस हुआ, उसने जल्दी से अपने मुंह पर दूसरा हाथ रखकर दर्द को बर्दाश्त करने लगी। दरवाजा बंद करने के बाद युवराज सीधे बेड पर आकर बैठ गया। जैसे ही वह बेड पर बैठा, उसका नज़र वापस से दरवाजा पर गया, क्योंकि वह जानता था सुहाना अभी भी दरवाजे के पीछे खड़ी है, लेकिन वह बिल्कुल भी सुहाना को अपने कमरे में आने देना नहीं चाहता था। ये सोचकर युवराज जैसे ही बेड पर लेटना चाहा, तभी उसका नज़र दरवाजे के कोनों पर गया। वहां पर हल्का सा उसे उंगली दिखाई दे रहा था। ये देखते ही युवराज की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। पहले तो उसे थोड़ी देर सोचना पड़ा कि वह किसका उंगली है, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वो सुहाना का हाथ है तो वह जल्दी से बेड से उठा, फिर तुरंत दरवाजा खोला। युवराज ने जैसे ही दरवाजा खोला, सुहाना जल्दी से अपना हाथ वहां से खींची। सुहाना का हाथ पूरा लाल हो चुका था और कई जगह से खून भी निकल रहा था। जब युवराज ने ये देखा तो उसका नज़र सुहाना के हाथों पर गया। युवराज को हैरानी इस बात से हो रही थी, इतना चोट लगने के बावजूद भी सुहाना ने उफ तक नहीं की। ये सोचकर युवराज गुस्से में कहता है, क्या तुम मेरे घरवालों की नज़रों में महान बनना चाहती थी? जब तुम्हें चोट लग रहा था तब तुमने आवाज़ क्यों नहीं दिया? युवराज की डरावनी आवाज़ सुनकर सुहाना जल्दी से नज़रें उठाकर उसे देखने लगी। युवराज की आंखें गुस्से से अभी भी लाल थी। उसे इतना गुस्से में देखकर सुहाना डरती हुई कहती है, आपने ही तो कहा था मैं यहाँ से चली जाऊँ और किसी घर वालों को ना बताऊँ। अगर मैं दर्द से चिल्लाती तो सारे घर वाले यहाँ आ जाते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। यह कहकर सुहाना आंखों में आंसू लिए उसे देखती रह गई। सुहाना की बात सुनकर युवराज गुस्से में उसका हाथ पकड़ा, कमरे के अंदर धक्का देते हुए कमरे का दरवाजा बंद किया। जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद हुआ, वह पीछे मुड़कर सुहाना को देखकर गुस्से में कहा, मेरे कमरे में आ गई हो, लेकिन अगर तुमने मेरे कमरे में रखी हुई किसी भी चीज़ को हाथ लगाया ना तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। पूरा कमरा मेरा है, अब जब तुम इस कमरे में हो तो एक जगह सिर्फ तुम्हारा रहेगा और वह जगह है वहाँ तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, जो एक कोना है, जाकर चुपचाप वहाँ पर बैठ जाओ। अगर तुमने कमरे में रहकर कोई भी तमाशा किया, ऊंची आवाज़ में बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। युवराज की बात सुनकर सुहाना डरते हुए कहती है, पर मैं वहाँ पर कैसे सोऊंगी? वो जगह तो इतना छोटा है। सुहाना की बात सुनकर युवराज उसे ऊपर से नीचे देखा, फिर उसके पास आकर उसके गाल को कसकर पकड़ के दांत पीते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए मैं अलग से कमरा बनवा दूं? जो दे रहा हूं ना उसी में खुश रहो, वरना 2 मिनट भी नहीं लगेगा बालकनी से बाहर फेंक दूंगा। युवराज ने सुहाना का गला काफी कसकर पकड़ा था, जिस वजह से सुहाना की आंखें बड़ी होती जा रही थी। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन युवराज के काफी कसकर पकड़ने की वजह से वह कुछ बोल नहीं पाई। जब युवराज ने देखा कैसे सुहाना तड़प रही है तो वह उसे छोड़कर हंसते हुए कहा, ये जो तुम मेरा गुस्सा देख रही हो ना, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से है। मुझसे धोखे से शादी की थी ना? वैसे शादी से मुझे याद आया, शादी के बाद तो सुहागरात होता है, वह तो मैंने किया ही नहीं, हम सुहागरात करते हैं। ये कहकर युवराज सुहाना के हाथ को पकड़ा, फिर गुस्से में उसे बेड पर धक्का दिया। युवराज के मुंह से सुहागरात सुनकर सुहाना पूरी तरह से घबरा चुकी थी। उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था युवराज ऐसी बातें भी करेगा, क्योंकि पूरा परिवार जानता था उन दोनों की शादी एक समझौते की शादी बनकर रह गई है। ना तो सुहाना इस शादी से खुश है और ना ही युवराज, लेकिन युवराज के कहे हुए बात सुहाना को बहुत डरा रहा था। युवराज ने जब सुहाना को धक्का दिया था तब सुहाना सीधे बेड पर जाकर गिरी थी। जब युवराज ने ये देखा तो वह अपने शर्ट के बटन को खोलते हुए सुहाना के पास आया, फिर उसके ऊपर आते हुए गुस्से में कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? नहीं पता ना? तभी तो तुम मुझसे शादी करने की हिम्मत रखती थी। अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ सुहागरात ना मनाऊं तो सच सच बता दो, तुम किसके कहने पर मुझसे शादी की थी? क्योंकि यह मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, तुम जैसी घटिया लड़की जो मर्दों की बिस्तर की रानियां होती है, वह इस तरह का काम करने में बहुत जल्दी आगे भी आती है। ये कहकर युवराज गुस्से में सुहाना के बाल को कसकर पकड़ा। सुहाना को काफी दर्द हो रहा था, जिस वजह से उसकी आंखों से लगातार आंसू भी गिरने लगे। वह तो सच कह रही थी, उसे किसी ने नहीं भेजा था, लेकिन कोई उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करना चाहता था। ये सोचकर सुहाना रोते हुए कहती है, मैं सच कह रही हूँ, मुझे किसी ने नहीं भेजा है।
मैं खुद अपनी मर्जी से आपके साथ मंडप पर बैठ गई थी। मेरा यकीन कीजिए, मुझे किसी ने नहीं भेजा है। प्लीज़ मेरे साथ कुछ भी मत कीजिएगा। ये बात आप भी जानते हैं, हम दोनों की शादी नहीं है। सुहाना की बात सुनकर युवराज को हंसी आ रहा था, क्योंकि एक तो सुहाना उससे शादी कर ली और अब कह रही है ये शादी नहीं है। ये सोचकर वह शैतानों की तरह हंसते हुए कहा, कल तक सभी घरवाले तुम्हें मेरी पत्नी के रूप में देख रहे थे और आज तुम कह रही हो यह शादी नहीं है। इसीलिए तो नहीं कह रही हो क्योंकि मैंने कहा सुहागरात के बारे में। अगर तुम्हें शादी को शादी नहीं मानती हो ना, तब भी मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊंगा। तुम्हें भी तो पता चले युवराज गोयल से शादी करने का अंजाम क्या होता है। ये कहकर वह सुहाना के करीब बढ़ने लगा। जब सुहाना ने देखा युवराज गुस्से में उसके करीब बढ़ रहा है, तो वह युवराज को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन नाजुक से सुहाना से युवराज हिला तक नहीं। युवराज ने जब देखा कैसे सुहाना बचने के लिए उसको खुद से दूर कर रही है, तो वह खुद सुहाना के ऊपर से उठ खड़ा हुआ, फिर अपने शर्ट के बटन लगाकर गुस्से में कहा, मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं जो तुम जैसी घटिया कैरेक्टरलेस लड़की के साथ बिस्तर पर सो जाओ। मुझे ये भी बहुत अच्छे से पता है तुम सुहागरात मनाने के लिए तो तड़प रही होगी, बस मेरे सामने ड्रामा करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन यह मत भूलो, जब तक तुम यहाँ हो वो भी मेरे सामने, तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। तुम खुद घर छोड़कर जाने के बारे में सोचोगी। जितने दिन तुम्हें यहाँ रहना है ना रहो आराम से, लेकिन मेरे सामने तो तुम्हें आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। ये कहकर युवराज सुहाना के हाथ को पकड़ा, फिर से बेड से उठाकर दूर धक्का दे दिया। युवराज ने जैसे ही धक्का दिया, सुहाना कुछ दूरी पर जाकर सोफे से टकराई। सुहाना का घायल हाथ सोफे को पकड़ लिया था, जिस वजह से सुहाना को काफी दर्द महसूस हुआ और उस दर्द में उसके मुंह से आह तक निकल गई। युवराज ने सुहाना के मुंह से दर्द भरी आवाज को सुना तो वह एक नज़र उसे देखा, फिर बिस्तर पर लेटते हुए कहा, टेबल के पास मेडिकल बॉक्स है, उसे लेकर दवाई लगा लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कल सुबह जब मेरी दादी तुम्हारे हाथ को देखे तो उन्हें ये लगे कि मैंने तुम्हें नुकसान पहुँचाया है। ये कहकर युवराज एक नज़र सुहाना को देखा, फिर लाइट बंद करके आंखें बंद कर लिया। जैसे ही लाइट बंद हुआ, वहां घबराते हुए चारों तरफ देखने लगी। अब पूरे कमरे में अंधेरा था, जिस वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उसे अकेले अंधेरे में रहना डरावना लगता था, खास करके उसे अंधेरों से फोबिया था। सुहाना पहले सोचती है कि वह युवराज से कहे कमरे की लाइट ऑन करने को, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि युवराज का गुस्सा कितना खतरनाक है, तो वह अपना मुंह बंद रखना ही सही समझी। वह एक नज़र बेड पर सो रहे युवराज को देखती है, जो बड़े आराम से सो रहा था। फिर चुपचाप अपना डर कम करने की कोशिश करते हुए सोफे के पीछे जाकर नीचे बैठ गई। हालांकि उसे वहां पर भी बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसे उस फोबिया से भी ज्यादा युवराज से डर लग रहा था। वहीं इधर दूसरे कमरे में युवराज की चाची यानी कि नीतू गोयल, वह अपने सामने बैठे एक 26 साल के लड़के को देख रही थी, या यूं कहे कि उसे गुस्से में देख रही थी। जब उस लड़के ने देखा कैसे उसके सामने बैठी औरत उसे गुस्से में देख रही है, तो वह गहरी सांस लेकर कहने लगा, माँ अब बताओगी आपको हुआ क्या है? आधे घंटे से आप मुझे यहाँ बुलाकर बिठाई हुई हो, लेकिन कुछ कह नहीं रही हो। अगर कुछ कहना नहीं है तो कह दो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। उस लड़के की बात सुनकर नीतू गोयल गुस्से में कहती है, मानव, यहाँ पर तुम्हारे बड़े भाई की शादी हो चुकी है और तुम अभी भी बड़े आराम से खा पी रहे हो। तुम्हें मैंने क्या कहा था जैसे तुम्हारे बड़े भाई की शादी होगी तुम जल्दी से उसके कंपनी को ज्वाइन कर लोगे। ऐसे ही खाली बैठे रहोगे ना तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। फिर उस गायत्री भाभी का दोनों बच्चा तुमसे आगे निकल जाएगा, इसलिए कल से तुम कंपनी ज्वाइन करोगे। कंपनी ज्वाइन करने के बाद ही तो तुम वह सब करोगी जो मैं तुम्हें करने को कहूँगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ अगर मैं ना रहूँ ना तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। नीतू गोयल की बात सुनकर मानव हंसते हुए कहता है, अरे मेरी प्यारी माँ, तुम कितना जल्दी गुस्सा हो जाती हो। कल ही तो मेरे प्यारे भाई की धोखे से शादी हुई है, अब क्या मैं उस शादी को एंजॉय भी ना करूं? सोचो हमारे पास कितना बड़ा न्यूज़ है। अगर हम मिलकर इस न्यूज़ को वायरल कर दे तो मतलब हम चाहें तो पूरे मीडिया वाले को ये बता सकते हैं कि युवराज गोयल की शादी नंदिनी मेहरा से नहीं बल्कि एक ऐसी लड़की से हुई है जिसको कोई भी नहीं जानता है। उसके बावजूद भी पूरा परिवार उस लड़की को बहू बनाकर घर में रखा हुआ है। मानव की बात सुनकर नीतू गोयल उसके कान को पकड़कर गुस्से में कहती है, ऐसा करने की सोचना भी मत। भले ही मैं बस चाहती हूँ तुम युवराज से आगे निकलो, लेकिन मैं गोयल खानदान का नाम मिट्टी में नहीं मिलाना चाहती हूँ, क्योंकि इस खानदान में हम भी आते हैं। अगर गोयल खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा तो तुम्हारे बड़े भाई के साथ साथ तुम भी और पूरा परिवार भी इसमें आएगा। इससे अच्छा यही होगा तुम अपना दिमाग ज़्यादा तेज मत दौड़ाओ।
क्योंकि मैं जानती हूँ तुम युवराज गोयल से बदला लेना चाहते हो। लेकिन बेटा, बदला लेने के और भी तरीके हैं। इसके लिए खानदान का नाम मिट्टी में नहीं मिलना चाहिए। मुझे बस गोयल कंपनी का मालिक तुम्हें देखना है। उसके लिए मुझे जो करना होगा मैं वह करूंगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आगे चलकर युवराज को कुछ हो भी गया तो उसका छोटा भाई अनिकेत कंपनी को संभालने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन तुम मेरे इकलौते बेटे हो और तुम्हारे साथ साथ मेरी छोटी देवरानी का भी बेटा है। वह अपने बेटे को उसका सपना पूरा करने दे रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम गोयल कंपनी के मालिक बनो। नीतू गोयल की बात सुनकर मानव हंसते हुए कहता है, ये तो मैं भी चाहता हूँ। मेरा सपना है जिस दिन मैं गोयल कंपनी का मालिक बन गया ना, उस दिन उस युवराज गोयल का वह हाल करूंगा ना, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होगा। खैर, अभी मैं कमरे में चलता हूँ, कल मुझे कंपनी ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी तैयारी करना पड़ेगा ना। ये कहकर मानव एक नज़र अपनी माँ को देखकर मुस्कुराया, फिर वहां से चला गया। अगले दिन सुबह का समय, युवराज उठा तो उसने देखा कमरे में सुहाना कहीं भी नहीं है। ये देखकर वह चैन की सांस लेते हुए कहता है, अच्छा हुआ मुझे सुबह उठते ही उस घटिया लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दिया, वरना पता चलता मेरा पूरा दिन खराब चला गया। ये कहकर वह बेड से उठकर वॉशरूम गया। फिर थोड़ी देर बाद वॉशरूम से बाहर निकलकर तैयार होने लगा। तैयार होने के बाद युवराज ने घड़ी में समय देखा, सुबह के 8 बजे बज चुके थे। ये देखकर वह चुपचाप कमरे से बाहर निकला। कमरे से बाहर निकलने के बाद जैसे ही वह हॉल में आया, वो वहां का नज़ारा देखकर दंग रह गया, क्योंकि हॉल को बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। उसने देखा उसका पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा है। उसके दादी माँ भी सोफे पर बैठी हुई है और सुहाना भी ठीक उनके बगल में बैठी हुई है। ये देखकर युवराज की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। वह गुस्से में उन सभी के पास आकर कौशल्या गोयल को देखते हुए कहता है, दादी अब ये कौन सा नया तमाशा है। युवराज को देखकर सभी की नज़र युवराज की नज़रों पर गई है। सुहाना डर की वजह से अपनी नज़रें नीचे की हुई थी। वही कौशल्या गोयल जब युवराज की बातों को सुनती है तो वह उसे देखते हुए कहती है, देखो युवराज, तुम्हें जो करना था तमाशा कल तुमने वह कर दिया था, लेकिन आज जो मैं करूंगी वह तुम्हें करना पड़ेगा। आज अंगूठी ढूंढने की रस्म है, जिसमें पति पत्नी दोनों साथ बैठकर अंगूठी ढूंढते हैं और जिसे सबसे पहले अंगूठी मिलेगा उसी का अधिकार रहेगा पति पत्नी के ऊपर सबसे ज्यादा। कौशल्या गोयल की बात सुनकर युवराज गुस्से में सुहाना को देखते हुए कहता है, व्हाट नॉनसेंस, मैं इस घटिया लड़की के साथ फालतू की रस्म बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर आपको ये सब इतना ही करवाने का शौक है तो आप मुझे पहले बता देती, मैं नंदिनी को थोड़ा जल्दी कहता आने को। युवराज की बात सुनकर कौशल्या गोयल गुस्से में कहती है, नंदिनी यह रस्म नहीं करेगी क्योंकि उसकी शादी तुमसे हुई नहीं है। भले ही पूरी दुनिया को ये पता हो कि तुम्हारी शादी नंदिनी से हो गई है, लेकिन शादी तो तुम्हारी सुहाना से हुई है और बाकी की रस्म भी तुम उसके साथ ही करोगे। यह मेरा आखिरी फैसला है, चुपचाप यहाँ बैठकर रस्म कर लो। कौशल्या गोयल की बात सुनकर युवराज गहरी सांस लेता है। वह जानता था अगर वह चाहे कितना भी मना करे उसकी दादी उससे काम करवा कर रहेगी। लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ ख्याल आया, जिसे सोचते ही वह एक नज़र सुहाना को देखा। फिर कौशल्या गोयल को देखकर वह कहने लगा, ठीक है, अगर आप कितना कह रही है तुम्हें ये रस्म जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने हाथ को अच्छे से धोकर आता हूँ किचन से। यह कहकर वह बिना किसी की बात सुने चुपचाप किचन में चला गया। युवराज को किचन में जाते हुए देखकर कौशल्या गोयल खुश होकर गायत्री गोयल से कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना, युवराज पोता है मेरा। भले ही कुछ समय के लिए वह मेरी बात नहीं मानता है, लेकिन जब मैं अपनी बातों को लकीरों की तरह कह देती हूँ ना, तो वह मेरी बात को बहुत अच्छे से मानकर उसे पूरा करता है। कौशल्या गोयल की बात सुनकर गायत्री गोयल नाराजगी जाहिर करते हुए कहती है, माँ, ये आपने सही नहीं किया। हमारा बेटा युवराज नंदिनी से प्यार करता है और आप वो कि उसके प्यार को खत्म करके एक ऐसी लड़की के साथ रिश्ता बांध रही है जिसे कोई भी नहीं जानता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आगे चलकर ये लड़की ना हमारे घर को पूरा खत्म कर देगी। लेकिन अगर आपको इस लड़की पर इतना यकीन है ना, तो आप इस पर यकीन कीजिए, हम में से कोई भी इस लड़की को बहू के रूप में नहीं अपनाएगा। गायत्री गोयल की बात सुनकर कौशल्या गोयल शैतानों की तरह हंसते हुए कहती है, तुम्हारे अपनाने या ना अपनाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस एक बात कान खोल कर सुन लो, नंदिनी घर की बहू नहीं बनेगी जब तक सुहाना और युवराज का तलाक नहीं हो जाता है। तुम्हें तो याद ही होगा कल मैंने क्या कहा था, युवराज की हुई गलती की वजह से मैं उन दोनों का अब तलाक होने नहीं दूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो मैं युवराज की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती हूँ। अगर उसे सच में इतना ही प्यार है तो मैं उसका तलाक सुहाना से करवा दूंगी, लेकिन तब जब मैं चाहूंगी।
कौशल्या गोयल ने इतना ही कहा था तभी युवराज किचन से निकलकर उन सभी के सामने आया। युवराज के पापा अमित गोयल ने जब अपने बेटे के एक्सप्रेशन को देखे तो वह अपनी आंखों को छोटी करके कहते हैं, युवराज तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम कुछ करने के बारे में सोच रहे हो। देखो युवराज, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन सुहाना को नुकसान मत पहुंचाना। वह ऑलरेडी तुमसे डरी हुई है, जिस वजह से उसने अभी तक किसी को सर उठाकर देखा नहीं है। अमित गोयल की बात सुनकर युवराज गुस्से में उन्हें देखकर कहता है, मिस्टर गोयल, ये बात आप ना ही कहे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है यह आप मुझे नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं आपको अपना बाप नहीं मानता हूँ। खुद तो अपना घर बसा नहीं पाए चले मुझे ज्ञान देने के लिए अपना ये ज्ञान अपने पास रखिए। आपकी भलाई है, क्या पता आगे चलकर आपको काम आए। जब आपकी दो प्रेमिका में लड़ाई हो तब तो बेहतर होगा कि मेरे सामने फालतू की बकवास बातें न ही करें तो अच्छा है। ये कहकर युवराज चुपचाप सुहाना के बगल में जाकर बैठ गया। युवराज की बात सुनकर अमित गोयल का मन उदास हो गया। जब कौशल्या गोयल ने देखा कि वहां का माहौल बहुत अजीब हो रहा है तो वो टेबल पर रखे बाउल की तरफ इशारा करते हुए युवराज से कहती है, इस बाउल में हमने रिंग छुपा रखा है जिसे तुम दोनों को मिलकर ढूंढना है। जो रिंग को पहले ढूंढेगा उसे अपने सामने वाले पार्टनर को उस दिन को पहनाना है। युवराज ने कौशल्या गोयल की बात को सुनकर अनदेखा किया, क्योंकि वह इस रस्म के बारे में पहले से ही जानता था, पर उसे इन सब से कोई मतलब नहीं था। उसने एक नज़र अपनी बगल में बैठी सुहाना को देखा, फिर तुरंत अपने हाथ को उस बाउल में रखा। बाउल में रखा सफ़ेद दूध गुलाब के पत्तों की वजह से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, जिस वजह से युवराज ने अपने हाथ में लाए हुए लाल मिर्च को बड़ी आसानी से उस बाउल में मिला दिया। युवराज को ये बहुत अच्छे से याद था, सुहाना को हाथों पर चोट लगी है और उसने अपने हाथों पर बैंडेज नहीं किया है, जिस वजह से उसका घाव अभी तक गहरा है। और यही सोचकर उसने उसे तड़पाने के लिए किचन में जाकर लाल मिर्च लाकर उस बाउल में रखने का सोच लिया था। युवराज के हाथ को बाउल में देखकर सुहाना अपने कांपते हाथों को धीरे से आगे बढ़ाकर उस बाउल में रखती है। हालांकि अभी तक घर वालों में से किसी ने भी सुहाना के हाथों की चोट को नहीं देखा था, क्योंकि सुहाना उन सब को दिखाना ही नहीं चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कोई उसके चोट को देखे और तरह तरह के सवाल बनाए। लेकिन सुहाना ने जैसे ही बाउल के अंदर अपना हाथ रखा उसे अपने हाथों में बहुत जलन महसूस होने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके हाथ को अंदर ही अंदर काट रहा हो। दर्द की वजह से सुहाना अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है, लेकिन अपने मुंह से एक उफ तक नहीं करती है। युवराज ने देखा कैसे सुहाना अपने हाथों को बाउल के अंदर रखने के बावजूद भी उफ तक नहीं की है, तो वह बाउल के अंदर से ही सुहाना के घाव वाले हाथ को कस के पकड़ लिया और उसे गुस्से से दबाने लगा। युवराज के टॉर्चर को सहकर सुहाना अपनी आंखों को धीरे से खोलती है, फिर एक नज़र युवराज को देखती है। युवराज की मुस्कुराहट ही बता रही थी वह सुहाना को तड़पा कर कितना खुश हो रहा है, लेकिन सुहाना ने भी सोच लिया था वह किसी घर वालों को पता चले नहीं देगी उसे चोट लगा। युवराज सुहाना को ज्यादा देर तक तड़पा नहीं पाया, क्योंकि वह ये देखकर हैरान था इतना हद करने के बाद भी सुहाना कुछ कह नहीं रही थी, बल्कि अपने दर्द को सहकर रस्म पूरा कर रही थी। ये सब देखकर युवराज ने सुहाना के हाथ को छोड़ दिया, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि इतना कुछ करने के बाद भी सुहाना को गुस्सा नहीं आ रहा है, ना ही उस पर चिल्ला रही, क्योंकि वह चाहता था सुहाना गुस्सा करे, उस पर चिल्लाए और उसे एक मौका मिल जाए सुहाना को घर से निकालने का। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखकर यह रस्म कर रहे थे, बस फर्क इतना था कि युवराज की आंखें गुस्से से लाल थी और सुहाना की आंखें दर्द की वजह से लाल हो चुकी थी। वह दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर रस्म कर रहे थे। तभी युवराज को बाउल के अंदर रखा रिंग मिल गया। वह रिंग पकड़कर जैसे ही बाहर निकाला तभी घरवाले खुश होने लगे। हालांकि थोड़ी देर के लिए वह ये सब भूल चुके थे कि युवराज किसके साथ बैठकर यह रस्म कर रहा है। वही जब सुहाना ने देखा युवराज को रिंग मिल गया है तो वह जल्दी से अपना हाथ बाहर निकालकर पीछे छुपा ली, क्योंकि उसे अभी भी अपने हाथ में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। अभी भी उसको अपने घाव पर जलन महसूस हो रहा था। कौशल्या गोयल ने देखा रिंग मिल चुका है तो वह उसे देखकर कहती है, चलो युवराज तुम ये रिंग अपनी पत्नी को पहनाओ। कौशल्या गोयल ने इतना ही कहा था तभी नंदिनी, जो कुछ देर पहले ही वहां आई थी, वो युवराज के पास आकर गुस्से में कहती है, युवराज तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझसे वादा किया था, तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे साथ रहोगे, तो तुम इस लड़की के साथ फालतू रस्म क्यों कर रहे हो? नंदिनी को वहां देखकर कौशल्या गोयल और सुहाना को हैरानी हो रहा था, लेकिन बाकी घर वाले के होठों पर मुस्कुराहट था। वही जब युवराज ने नंदिनी की बातों को सुना तो वह सुहाना को इग्नोर करके अपनी जगह से उठा। फिर नंदिनी को देखकर कहा, तुम्हें किसने कह दिया मैं इस घटिया लड़की के साथ यह रस्म खुशी खुशी कर रहा हूँ?
मेरी दादी का मन है मैं अपनी पत्नी के साथ ये फालतू की रस्म करूं। उनका मन रखने के लिए मैं रस्म कर लिया, तो अब मुझे उस रस्म में मिली रिंग अपनी पत्नी को पहनना है। ये कहकर वो एक नज़र सुहाना को देखा जो नम भरी आंखों से उसे ही देख रही थी। फिर उसे अनदेखा करके नंदिनी के हाथ को प्यार से पकड़ के उसे वो रिंग पहना दिया। युवराज की बात सुनकर नंदिनी का चेहरा खिल उठा। उसे यही तो चाहिए था। युवराज अपनी दादी के खिलाफ जाकर उसे सबके सामने रिंग पहनाए, और युवराज ने किया भी वैसे ही। वहीं युवराज की इस हरकत की वजह से सुहाना को काफ़ी बुरा लग रहा था, क्योंकि एक तो युवराज ने जानबूझकर उसे तड़पाया, फिर उसके चोट को वापस से चोट लगाया, और रस्म उसके साथ करने बाद रिंग नंदिनी को पहना दिया। ये देखकर सुहाना अपनी जगह से उठी, फिर उन दोनों को एक नज़र देखने के बाद चुपचाप वहां से चली गई। सुहाना को ऐसे जाते हुए देखकर अनिकेत भी उसके पीछे चला गया। अनिकेत वैसे तो युवराज का छोटा भाई है, लेकिन वह युवराज की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वह बहुत ज़्यादा नटखट है, पर अभी घर के माहौल को देखने की वजह से वह अपने भाई के डर की वजह से उतना बोल नहीं रहा है, क्योंकि वह जानता है अगर वह युवराज से खिलाफ जाकर अपनी भाभी के लिए लड़ेगा तो उसका भाई उस पर बहुत गुस्सा करेगा। जब रस्म हो रहा था तभी उसने देख लिया था सुहाना की आंखें लाल हो रही है, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सुहाना की आंखें दर्द की वजह से लाल हो रही है। अनिकेत सुहाना का पीछा करते हुए युवराज के एक कमरे में आ गया था। जब वह कमरे में आया उसने देखा सुहाना सोफे पर बैठकर रो रही है। उसे इस कदर से रोते हुए देखकर अनिकेत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह चुपके से सुहाना के पास आकर उसके बगल में बैठ गया। अनिकेत को अपने बगल में बैठे हुए देखकर सुहाना जल्दी से पीछे हो गई, क्योंकि वह अनिकेत को देखकर डर रही थी। सुहाना को डरते हुए देखकर अनिकेत मुस्कुराते हुए कहता है, भाभी आप मुझसे डरो मत, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं तो यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। आप बच्चों की तरह क्यों रो रही हो? अनिकेत की बात सुनकर सुहाना पहले तो उसको एकटक देखती रह गई, फिर वह अपनी नज़र नीचे करके रोते हुए कहती है, मैं सच कह रही हूँ, मुझे किसी ने नहीं भेजा है, लेकिन कोई मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहा है। क्या आप भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करते हो? अनिकेत में जब सुहाना के मुंह से इतनी मीठे मीठे शब्द सुने तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगा, भाभी एक बात कहूँ, आप ना बहुत अच्छा बोलती हो, ऐसे ही हमेशा बोलते रहा करो। वैसे अगर मैं सच कहूँ तो मुझे आप पर पूरा भरोसा है, और मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ आप मेरे भाई से शादी धोखे से जरूर की हो, लेकिन कभी भी मेरे भाई को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। इसलिए आप मुझे अपना छोटा देवर समझकर अपनी सारी परेशानी बता दीजिए। अगर मुझसे हो पाया तो मैं हर समय आपका मदद करूँगा। अनिकेत की बात सुनकर सुहाना रोते हुए उसे देख रही थी। अनिकेत को इतने प्यार से बात करते हुए देखकर सुहाना को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कोई है जो उसकी भावनाओं को समझ रहा है। ये सोचकर सुहाना अपना हाथ आगे करती है, जिस हाथ में सुहाना को बहुत गहरा चोट लगा हुआ था। अब उस हाथ से खून बह रहा था और वह उसी हाथ को अनिकेत को दिखाते हुए कहती है, मम्मी मुझे चोट लगी है, लेकिन कोई भी मेरे इस दर्द को नहीं देखा है। क्या आप मुझे बता सकते हो मैं दवाई कहाँ से लेकर लगाऊं? क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ मेरे इस चोट को घर वाले देखें। अगर घर वाले मेरे चोट को देखेंगे तो उन्हें यही लगेगा युवराज जी ने मुझे चोट पहुँचाया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह मेरी गलती की वजह से ही लगा है। सुहाना ये सब डरते हुए बोल रही थी। जब अनिकेत ने देखा कैसे सुहाना डर डर कर उससे बातें कर रही है तो वह उसके हाथों को देखने लगा। सुहाना के घायल हाथ को देखकर अनिकेत का आंख हैरानी से बड़ा हो गया। वह हैरान होकर सुहाना के हाथ को पकड़कर उसके घाव को देखते हुए हैरान भरी आवाज में कहता है, यह क्या भाभी, आपको इतना गहरा चोट लगा है और आप कह रही हैं कि पूरे परिवार को पता नहीं चलना चाहिए। आप देख रही हो आपका स्किन पूरा लालू चुका है, ऐसे में तो आपके हाथों पर इन्फेक्शन फैल जाएगा। आप एक मिनट रुकिए, मैं अभी दवाई लेकर आता हूँ। ये कहकर अनिकेत सुहाना को वहीं छोड़कर युवराज के कमरे में रखा मेडिकल बॉक्स को लेने चला गया। सुहाना वहां बैठकर अनिकेत को देख रही थी। वो हैरान थी, क्योंकि उसे हैरानी इस बात से हो रही थी अनिकेत और युवराज दोनों भाई हैं और दोनों में कितना अंतर है, एक शैतान है तो दूसरा इतना शांत। अनिकेत मेडिकल बॉक्स लेकर सुहाना के पास आया, फिर उसके बगल में बैठते हुए कहा, भाभी मैं जानता हूँ युवराज भाई ने ही आपके साथ कुछ किया होगा, लेकिन आप डर की वजह से नहीं बता रही है, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ आपके साथ। अगर कभी भी युवराज भाई आपके साथ कुछ गलत करे तो आप मुझे बेफिक्र होकर बता सकती है। ये कहकर वह मेडिकल बॉक्स से क्रीम डेटोल निकाला, फिर धीरे धीरे करके उसके हाथों पर लगाने लगा। सुहाना को काफी दर्द महसूस हो रहा था। ये देखकर अनिकेत सुहाना के घाव को बड़े ध्यान से देखने लगा।
घाव एक दिन पुराना है, ये बात अनिकेत को समझ आ गया था, लेकिन उसे इस बात की हैरानी हो रही थी कि सुहाना के हाथों पर मिर्ची के लाल निशान बने हुए हैं। ये सोचकर अनिकेत सुहाना से कहता है, भाभी वैसे एक बात पूछूं, क्या आप सुबह उठने के बाद सीधे किचन में गई थी क्या? क्योंकि आपके हाथों की चोट को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपके हाथों पर लाल मिर्ची रख दिया, और जब चोट पर लाल मिर्ची रखा जाए तो वह चोट बहुत गहरा हो जाता है। अनिकेत की बात सुनकर सुहाना घबराने लगी, क्योंकि उसे ये बात तो पता था लाल मिर्ची युवराज ने उसे जानबूझकर उसके घाव पर दिया था, लेकिन यह बात वह अनिकेत को बता नहीं सकती थी। ये सोचकर वह घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं, ये गलती से मेरे हाथ पर गिर गया था, मैं ध्यान नहीं दे पाई। सुहाना की बात सुनकर अनिकेत उसके हाथों पर पट्टी बांधकर कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर भाई ने ऐसा किया होता ना तो मैं दादी के पास जाकर उनकी कंप्लेंट करता। अब आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे बेफिक्र होकर बता सकती हैं, आपको मुझसे डरना नहीं है। मैं आपको खा नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है आप एक ना एक दिन मेरे भाई को बदल दोगी। अनिकेत की बात सुनकर सुहाना अपने हाथों में लगे पट्टी को देखते हुए कहती है, आप डॉक्टर हो क्या? क्योंकि आपने इतने अच्छे तरीके से पट्टी कैसे कर दिया? क्योंकि जब मुझे बचपन में चोट लगती थी तो मैं खुद के पट्टी नहीं कर पाती थी। मेरे हाथ में पैर में बहुत बार चोट लगी है, लेकिन मैं कई बार पट्टी बांधने की कोशिश करती थी पर वह नाकामयाब होती थी। सुहाना की बात सुनकर अनिकेत मुस्कुराते हुए कहता है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जिस कॉलेज में मैंने और भाई ने पढ़ाई की है उस कॉलेज में हमें ये सब सिखाया जाता था, इसलिए हमें कुछ कुछ डॉक्टर वाली चीज़ें करना आता है। जैसे कि हम इंजेक्शन लगा सकते हैं, पट्टी बांध सकते हैं, नॉर्मल चोट पर क्रीम भी लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन हम बड़े डॉक्टर नहीं हैं, तो हम किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं या फिर किसी की डिलीवरी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आपको कभी भी कहीं भी चोट लगेगी ना तो आप बेझिझक मुझे कह दीजिएगा, मैं आपको क्रीम लगा दूंगा और आपको सिखा भी दूंगा। अनिकेत की बात सुनकर सुहाना का चेहरा खिल उठा। वह खुश होकर अनिकेत को देखते हुए कहती है, क्या आप सच कह रहे हो? आप मुझे सिखाओगे? अगर आप मुझे सिखाओगे ना तो मैं आपसे दोस्ती करूंगी। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? ये कहकर सुहाना ने अपना हाथ आगे करके अनिकेत को दोस्ती का बढ़ावा दिया। वह दोनों कमरे में बैठकर हंसकर बातें कर रहे थे, लेकिन उन दोनों को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कोई है जो दरवाजे के पीछे खड़े होकर उन दोनों की सारी बातों को सुन रहा था।